आई एम मणिभूषण। फिर से समाधान चैनल के माध्यम से आज एक नए टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, जिसकी चर्चा आज तक किसी बुक ने नहीं किया और समाज में से खुलेआम चर्चा करने से भी लोग बचते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं एक अलग स्वतंत्र विचार रखूंगा और ये मेरे अपने विचार होंगे। इससे लोग सुनकर ओतप्रोत होने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं क्लास में हूं इसलिए। तो प्रोस्टिट्यूट का मतलब होता है फिजिकली, लिटरली इसका मतलब होता है फिजिकली रिलेशन बनाना, पेड सर्वेंट के रूप में पेड करके आप किसी औरत के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो उसे कहा जाता है प्रोस्टिट्यूट। और ये हमारे समाज में, इवन इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, इस प्रोस्टिट्यूशन का बहुत अलग तरह से व्यापार किया जाता है। प्राय और 99% लोग, यानी 100 में से 99 लोग इस पेशे को गलत समझते हैं। ऑब्वियसली ये एक अर्थ में गलत है। एक अर्थ में गलत है, इसका ये मतलब नहीं कि है ये हर अर्थ में गलत है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज हम उन दोनों पहलुओं पे बात करेंगे और मैं एनसीईआरटी और जितने भी प्रकाशक हैं स्टेट बोर्ड्स के, मैं चाहूंगा कि इस मुद्दे को किताब में सिलेबस के रूप में शामिल किया जाए और इसके बारे में चर्चाएं की जाए और लोगों को जानकारियां दी जाएं कि इस पेशे में, बहरहाल लिटरली मैंने बता दिया, एक ऐसा पेशा जिसमें लोग पैसे देके, पुरुष वर्ग पैसे देके महिलाओं के साथ फिजिकल रिलेशन कर सकते हैं। इसी पेशे को प्रोस्टिट्यूशन कहा जाता है और उसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। किसी बुक में चर्चा नहीं है, इसको हम लोग थोड़ा सा अलग वे से देखते हैं। प्रोस्टिट्यूशन, समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा मॉर्टिलिटी रेट, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो हम लोगों ने सेंसस 2011-2021 में नहीं हो पाया कोरोना काल के कारण, तो उस सेंसस को हम लोगों ने पढ़ा। सेक्स रेशियो क्या होता है? पर 1000 वुमेन, 1000 मेल पे कितने पर 1000 वुमेन की संख्या होती है, यानी पर 1000 मेल के ऊपर कितने वुमेन होती है, इसी को सेक्स रेशियो लिटरली कहा जाता है। तो एज वी नो दैट द नंबर ऑफ वुमेन इज लेस with compared to the male numbers in our country and in the all over the world almost। ये लगभग विश्व में यही है। अर्थात बहुत सारे ऐसे पुरुष हमारे समाज में हैं जिनकी शादियां ही नहीं हो पाती, जो कभी फिजिकल रिलेशन बना ही नहीं पाते। तो उन लोगों के लिए प्रोस्टिट्यूट और प्रोस्टिट्यूशन एक वरदान की तरह काम करता है, जो अपने शरीर की ओज, अपनी शरीर की कल्पना, अपनी अनुभूति, मानसिक संतुष्टि के लिए वो पेड करके और वुमेन के शरीर के साथ फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं। एक तो ये दायरा हो गया। दूसरा दायरा, बहुत सारे ट्रक के ड्राइवर होते हैं ट्रांसपोर्ट एजेंसी में, वो महीनों घर से बाहर होते हैं, कभी कभी महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना घर से बाहर रहते हैं। शायद वो शादीशुदा हो या ना हो, लेकिन वो रास्ते ही रास्ते, बहुत जगह उनकी शरीर की डिमांड भी होती है। शरीर में एक हार्मोनल चेंज होता है, बॉडी में एक हार्मोनल चेंज होता है, जिस कारण से फिजिकल रिलेशन की जरूरत पड़ती है और वो उस समय पेट करके कहीं पे भी अपना शरीर की जो अनुकंपा होती है उसको तसल्ली देते हैं। एक ये दायरा हो गया जिस कारण से उनकी संतुष्टि होती है और वो कोई गलत काम नहीं करते। थर्ड वर्ग आ जाता है इसमें। एक समाज के वैसे वर्ग होते हैं, मैं बहुत शॉर्ट में प्रयास कर रहा हूं समझाने का। एक वो वर्ग होते हैं जो समाज में क्रिमिनल एक्टिविटी से इन्वॉल्व होते हैं, जो किसी तरह से इलीगल काम से जुड़े हुए होते हैं। तो कोई भी पिता अपनी पुत्री की शादी इन जैसे समुदाय वालों से, यानी क्रिमिनल एक्टिविटी में रहने वाले लोगों से नहीं करते हैं। तो इनका ही काम होता है समाज में रेप जैसे कांड को बढ़ावा देना और करना, और इनके कारण समाज में महिलाएं काफी असुरक्षित महसूस होती हैं। ऐसा नहीं कि ये एक विकृति है जो क्रिमिनल लोग बहुत अधिक करते हैं, लेकिन लगभग बहुतों पुरुष में ये समाज की प्रवृत्ति है कि स्टीरियोटाइप एक मंशा हो जाती है। प्रायः पुरुष औरतों को, जैसा कि हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा, हिस्ट्री में वैदिक पीरियड में और उसके पहले के काल में महिला को एक संपत्ति के रूप में, पुरुष के संपत्ति के रूप में देखी जाती थी। तो ये स्टीरियोटाइप आज भी समाज में बना हुआ है। तो समाज में ये जो प्रोस्टिट्यूट है, जो पेड करके अपने शरीर को सौंप देती है किसी को ऊपर, तो वो समाज में रेप के रेशियो को कम करती है। यदि आप एक इमेजिन कीजिए, हमारे समाज में किसी भी जगह ये व्यवसाय ना चले तो समाज के वैसे पुरुष जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, ट्रक के ड्राइवर जो सालों महीनों घर से बाहर रहते हैं, वो अपनी मानसिक संतुष्टि और शरीर की जो
लालसा है उसको कहां पूरा करेंगे, और समाज के वैसे क्रिमिनल जिनके यहाँ शादी की प्रथा और शादी का रिवाज कहीं कोई बात ही नहीं है, वे अपने शरीर को कहां करेंगे। यदि इस चैप्टर को हम प्रोस्टिट्यूट के बिजनेस को, पेशे को बंद कर देते हैं कंप्लीट, यहां पे मेरा यह मतलब नहीं है कि मैं इस पेशे का बढ़ावा चाह रहा हूं, लेकिन यदि इस बिजनेस को बंद कर दिया जाता है, यदि महिलाएं इस बिजनेस को स्वेच्छा या बहुत बार मजबूरी में शुरू करती है, बहुत बार बहला फुसलाकर महिलाओं को लाकर इस बाजार में छोड़ दिया जाता है, तो बहुत बार मजबूरी का बिजनेस होता है। लेकिन वैसे एक पहलू और मैं चर्चा करूंगा इसके बाद, क्योंकि कैसे महिलाएं इस बिजनेस में आती हैं इस पे भी मैं चर्चा करूंगा। तो समाज में यदि ये इस तरह की महिलाएं नहीं हो तो रेप का दायरा बढ़ जाएगा। हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी घर की महिलाएं तब और भी असुरक्षित हो जाएंगे। इस प्रोस्टिट्यूशन के धंधे के होने के बावजूद भी समाज में रेप का रेशियो घट नहीं रहा है बल्कि बढ़ ही रहा है। फर्ज कीजिए इस रेशियो को, हम इस पेशे को खत्म कर देते हैं तो समाज में रेप का दायरा बहुत बढ़ जाएगा। आम रूप से जनोमास में हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी, उनका रात में निकलना, रात में नहीं शाम में ही निकलना दुश्वार हो जाएगा। और इस तरह से हमने एक पेशे को बंद करके समाज के जो सभ्यता है उस सभ्यता को हमने दूसरे मोड़ पे मोड़ देना है, यदि हम समाज से इस पेशे को बंद करते हैं। अब आइए इसका दूसरा पहलू, समाज में ये महिलाएं क्यों आती हैं, कैसे आती हैं। कोई भी महिला यानी 100 में से 99 महिला की बात करेंगे तो कोई इस पेशे में स्वेच्छा से नहीं आती। कभी कभी पेट की मजबूरी, कभी कुछ और मजबूरी, कभी अपने बच्चों के लिए, कभी अपने पति के लिए, कभी किसी काम के लिए, कभी कॉम्प्रोमाइज के लिए, कभी प्रमोशन के लिए, कभी किसी प्लेसमेंट के लिए, कभी नौकरी के लिए, बहुत कभी कार्ड बनवाने के लिए, कभी कुछ सुविधा लेने के लिए सरकार से, किसी तरह से, किसी न किसी के सामने झुकने की जो प्रवृत्ति होती है, इसी महिलाओं को कॉम्प्रोमाइज को एक फिजिकल रिलेशन के रूप में समझा जाता है। यानी महिला कॉम्प्रोमाइज करती है तो अपने इज्जत के साथ, अपने शरीर के साथ, और ये कॉम्प्रोमाइज कभी कभी धीरे धीरे पेशे के रूप में रह जाता है। मेरे साथ एक खुद आप बीती हुई है, मैं उस घटना की चर्चा करता हूं। मैं कभी दिल्ली में कॉमर्शियल पायलट की तैयारी कर रहा था, मेरी पढ़ाई काफी अच्छी थी वहां पे। तो एक दिन एक लड़का इंक्वायरी के लिए, हम लोग जहां क्लास करते थे वहां आया हुआ था। लड़का लखनऊ का रहने वाला था और उससे बातों ही बात में मैंने पूछा आपका कौन सा टॉपिक वीक है ये बताओ, क्योंकि क्लासेस करने के लिए 35-40 हजार रुपए वहां का फी था और 1 महीने 1.5 महीने के कोर्स के लिए 35-40 हजार रुपए मायने रखते थे। 2007-8 की बात है। तो मैंने बातों ही बातों में उस लड़के से पूछा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है ये बताइए, और जो लड़के का टॉपिक वीक था वो, बहरहाल मेरा सारा टॉपिक बढ़िया था लेकिन वो टॉपिक काफी अच्छा था और उस टॉपिक में कुछ खास था नहीं। जो पढ़े होंगे उनको पता है, रनवे के बारे में था, रनवे 90 डिग्री 180 डिग्री, इस तरह से जो पढ़े होंगे उनको पता होगा। तो संक्षिप्त में बस इसी टॉपिक में उसको प्रॉब्लम था। तो मैंने कहा भाई ये 1 घंटे 2 घंटे का टॉपिक है, 1 घंटे 2 घंटे का टॉपिक है, तो आप 1 घंटे 2 घंटे के लिए क्यों 30 से 35 हजार रुपए खर्च करोगे। मेरे से एक दिन क्लास ले लेना और आपका क्लास ये खत्म हो जाएगा। तो एक संडे प्रोग्राम बना उस लड़के के रूम पे जाने का। एक संडे मैं रूम पे गया और रूम पे जाने के बाद उसने मेरी एक आवभगत जो हॉस्पिटलिटी होती है, कंप्लीट हॉस्पिटलिटी उसने मेरे साथ किया, यानी मेरे को जो मर्जी खाने की वो खिलाया। उसके बाद उसने ऑफर दिया भाई और कुछ, भाई और कुछ। मैंने पूछा और कुछ का मतलब, भाई कुछ लेते वेते हो वाइन वगैरह, तो मैंने कान पकड़ा भाई ये सब पढ़ाई के समय नहीं। उसके बाद फिर जब सोने की बारी आई स्वागत के लिए, हॉस्पिटलिटी के लिए, भाई और कुछ, भाई और कुछ। अब कहानी सुनिएगा थोड़ा सा बढ़िया से। भाई और कुछ, मैंने पूछा और क्या, तो भाई एक लड़की हम लोग के साथ रहती है, यदि तुम उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहते हो तो कर सकते हो, बना सकते हो। मैंने बोला भाई वो कान पकड़ता हूं मैं, स्टूडेंट लाइफ में ये सब नहीं। तो मैंने देखा था उस लड़की को खाना वगैरह बनाते हुए, मेरे को लगा वो खाना वाना बना के चली जाएगी, लेकिन रात में भी उसी कमरे में वो रह रही थी। 2 कमरे थे, 3 लड़के वो रहते थे साथ में। तो मैंने पूछा इसकी कहानी बताओ, आखिर इसका क्या है। सारा क्लासेस खत्म होने के बाद मैंने उनसे पूछा कि इसकी कहानी बताओ। उसकी कहानी बताता है, नेपाल की लड़की थी। वो लोग कहीं से अपने घर से दिल्ली जब आए हुए थे तो प्लेटफॉर्म पे वो लड़की रोते हुए सिसकती हुई मिली उन लोगों को। उन लोगों ने पूछा आखिर क्या बात है, रोते हुए बताई कोई दलाल समझते होंगे, कोई ब्रोकर, उनको फुसलाकर काम दिलाने के लिए दिल्ली में लाया और उसे इस धंधे में जबरन धकेल दिया। लेकिन लड़की किसी तरह बचाती हुई रेलवे स्टेशन तक पहुंच गई, कोई आगे कोई ना पीछे। तो लड़कों ने कहा यदि हम लोग के साथ चलना चाहती चल सकती, हम लोग खाना पीना देंगे, तुम हम लोग के रूम पे हम लोग के लिए खाना बना देना, जब तक मर्जी हो रहा है ना
जब मर्जी होगी घर जाने की मांग लेना पैसा, या हम लोग तुम्हें नेपाल छोड़ आएंगे। इतनी बात हुई। वो लड़की जब रूम पे आती है तो वो बताती है नेपाल में उसकी कहानी है, ये मेरी कहानी नहीं, उस लड़की की कहानी है। बोली कि नेपाल में आज भी जो सो कॉल्ड राजा फैमिली से बिलोंग करते हैं, सो कॉल्ड राजा फैमिली से जो भी बिलोंग करते हैं, मीन्स अपर कास्ट वहां के जो भी हैं, वो अपने घोड़े से घोड़े दौड़ाते हुए अपने सैनिकों के साथ, अपने दल बल के साथ किसी गांव पे कूच करते हैं और वहां की लड़कियों महिलाओं के साथ जबरन जबरदस्ती करते हैं और उन्हें नोच खसोट कर लूटने का काम करते हैं। नेपाल में ये कहानी 2007-8 की है, तो ये कहानी तब तक की है कि तब तक सही था। आज नेपाल की स्थिति क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन नेपाल में ये कमोबेश यही स्थिति आज तक की भी है कि वहां पे जो अपर कास्ट है वहां आते हैं, यानी राजा फैमिली से बिलोंग जो रखते हैं। पता होगा नेपाल अभी हाल में ही आपका डेमोक्रेटिक कंट्री बना, 2008 तक उसकी स्थिति यही थी। उसके पहले कंप्लीट मोनार्की सिस्टम नेपाल में था। तो राजा रजवाड़ा में क्या चलता है, यही स्थिति थी। तो उसने खुद से कहा कि भैया आप लोग शराफत से मेरे साथ पेश आते हैं, लेकिन वहां नोचा जाता था, लूटा जाता था, जबरदस्ती किया जाता था। तो उस तरह की महिलाएं वो खुद अपनी जुबान से कहती है वो लड़की कि जब कोई भैया प्यार से पैसे देके मेरे शरीर को यूज कर रहा है, और वहां जबरन लूट लेते थे, नोच लेते थे, मार देते थे, काट देते थे, इस तरह से लूटते थे। उससे कहीं बेहतर आप हैं जो खाना भी दे रहे हैं और इज्जत से मेरे साथ पेश आते हैं, मेरे साथ बात बढ़िया से करते हैं, तो आप बेहतर हैं। तो जो पेड सर्विस वाले आते हैं वो आपसे अच्छी तरह से बात करते हैं। तो अक्सर उसी तरह की महिलाएं इस पेशे में आती हैं जो हमारे समाज से रेप के रेशियो को कम करने का काम करती है। ये मेरे विचार हैं। मैं कहीं से इस बिजनेस को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, लेकिन इस बिजनेस को मैं चाह रहा हूं कि सीबीएसई एनसीईआरटी अपने बुक में शामिल करे। इनकी भी जिंदगी हमारे बच्चे, हमारी लड़कियां पढ़ें और उनकी जिंदगी से पढ़ के खुद की जिंदगी बेहतर बनाने का मुकाम हासिल करें। धन्यवाद।